हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है पैकेजिंग मटेरियल्स। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं। आप चाहे मेरे लेक्चर से पढ़ें, पीडीएफ से पढ़ें या बुक से पढ़ें। और अब एक्सरसाइज करने की बारी है। एक्सरसाइज में एक्चुअली हम लोग क्या करवाते हैं, तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी तरीके से सवाल बन सकते हैं उन सारे तरीके के सवाल को आपको करवाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा, फिर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रहने वाला है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस मेरे इस सेशन में कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाला है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम, जो आने वाले इस वर्ष में एग्जाम होने वाला है, वहाँ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लगातार बने रहिएगा एंड क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड। यानी कि इसमें से कौन से चीज़ों में थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को स्टोर किया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कूल प्लेस, वेल क्लोज्ड कंटेनर, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। तो देखो दोस्त, क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। थोड़ा सा थिंकिंग वाली क्वेश्चन है, थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए। थर्मोलेबाइल का मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब होता है हीट, लेबाइल मतलब वो एक तरीके से आप कह सकते हो हीट सेंसिटिव, है ना, हीट सेंसिटिव। यानी कि अगर उस पर हीट पड़ेगा, अगर वो गर्म गर्म उस पर पड़ेगी, वो गर्म हो जाएगा तो खराब हो सकता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। तो वैसे ड्रग को थर्मोलेबाइल ड्रग कहते हैं, जिसको हीट से फर्क पड़ता हो। ठीक है, हीट सेंसिटिव आसान शब्दों में बोला जा सकता है। तो हीट सेंसिटिव ड्रगों को कैसे जगह पे आप स्टोर करोगे? ठंडे जगह पे, कूल प्लेस मतलब ठंडा जगह, वेल क्लोज्ड कंटेनर यानी पूरी तरीके से पैक्ड कंटेनर, या तो टाइटली क्लोज्ड, या तो लाइट रेजिस्टेंट। तो देखो दोस्त, अगर जो हीट सेंसिटिव है तो उसको ठंडे जगह पे हम लोग स्टोर करेंगे, कूल प्लेस। यही अगर रहता फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव ड्रग तब, यानी फोटो सेंसिटिव मतलब है लाइट सेंसिटिव, है ना, फोटो सेंसिटिव प्रोडक्ट रहता तो उसको हम लोग लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में डालते हैं। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर मतलब ऐसे हुए, ऐसे कंटेनर जिसमें डायरेक्टली लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, डायरेक्टली लाइट नहीं जा पाता है। जैसे आपके पास एम्बर कलर, AMBER, एम्बर कलर्ड कंटेनर आते हैं जिसमें कि फोटो सेंसिटिव ड्रग को स्टोर किया जाता है। कुछ बच्चे एम्बर कलर का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। कुछ आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं इंजेक्शन वगैरह जो ब्राउन कलर की शीशी में आते हैं, है ना, तो वो फोटो सेंसिटिव ड्रग होता है। मतलब एम्बर कलर उसी को कहते हैं, ब्राउन मतलब एम्बर, ठीक है, एम्बर मतलब ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर का कंटेनर उसी को एम्बर कलर्ड कंटेनर कहा जाता है। वही है लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर जिसमें कि हम लोग फोटो सेंसिटिव ड्रग को रखेंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसके एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनना है। एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सप्लेनेशन के एक एक पॉइंट्स से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, हाँ, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेज शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस, यानी जो भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है उनको हमें कूल प्लेस यानी ठंडे जगह पर स्टोर करना चाहिए। अवे फ्रॉम हीट, हीट से दूर रखना चाहिए। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब होता है कहीं वो खराब ना हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब ना हो जाए, इफिकेसी कम ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट मतलब बचाना, यानी कि सड़ने से, खराब होने से बचाने के लिए। अ कूल इन्वायरमेंट, कूल इन्वायरमेंट यानी ठंडा वातावरण, टिपिकली रेफ्रिजरेटर और कूल रूम, खास करके जो मेडिकल में वगैरह में, जैसे आप देखे होंगे कुछ इंजेक्शन वगैरह जैसे वैक्सीन वगैरह टेटनस का वगैरह कहाँ रखा जाता है? फ्रिज में रखा जाता है। तो कुछ ऐसे ड्रग हैं जिसको कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखा जाता है। हेल्प्स मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, उसका स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है। एंड प्रोलॉन्ग देयर सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ का मतलब होता है दवा का जो खुद का जीवन अवधि है, जितना तक एक्सपायरी डेट है वो मेंटेन रहेगा। बाय स्लोइंग डाउन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शन कम से कम होगा एंड उससे जो कि हीट के द्वारा एक्सेलरेट होती। ठीक है, तो वैसे थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को, ठीक है, रखा जाता है। चलो
अब है हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर पैकेजेस कॉल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ फॉर्मुलेशंस। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये बुक में कहाँ है, बुक में ये नहीं होगा, बुक में एक्सरसाइज नहीं है, बुक में सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, एक्सरसाइज मैं आपको खुद प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन होता है। व्हाट आर द पैकेजेस कॉल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ फॉर्मुलेशन, उस प्रकार की पैकेजिंग को क्या कहेंगे जो कि डायरेक्टली फॉर्मुलेशन के कॉन्टैक्ट में होता है। ऑप्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजेस, या तो प्राइमरी पैकेज, टर्सरी पैकेज, या तो सेकेंडरी पैकेज। तो अगर पैकेजिंग मटेरियल प्रोडक्ट के यानी फॉर्मुलेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो उसको हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। हमने पढ़ा था प्राइमरी पैकेजिंग मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली कांटेक्ट में हो तो उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयर हो तो सेकेंडरी, एंड उसके ऊपर हो तो टर्शरी, है ना। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये डोजेस फॉर्म है, ठीक है, इसको क्या किए हम लोग, इस तरीके के ब्लिस्टर पैक होते हैं जिसमें छोटी छोटी कैविटीज़ बने होते हैं, उसमें टैबलेट रखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में पैकेजिंग मटेरियल है, डायरेक्टली टच में, तो इस प्रकार की प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। जबकि इसको अब बहुत सारे ऐसे ऐसे डब्बी को एक अलग से पेपर बॉक्स में रख देंगे तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। एंड ऐसे ऐसे डब्बी को स्टोरिंग के लिए या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े कार्टून में रखते हैं तो वो टर्सरी पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ फॉर्मुलेशन, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, प्राइमरी पैकेजिंग कह देंगे। क्या कह देंगे, प्राइमरी पैकेजिंग कह देंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, ये देखो आपका प्राइमरी पैकेजिंग हो गया, ठीक है। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब क्या बोल रहा है, द टर्म प्राइमरी पैकेजिंग डिस्क्राइब्स द पैकेजिंग दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द डोजेस फॉर्म। जैसे कुछ लिक्विड पिल्स कैप्सूल वगैरह डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है तब। It has the responsibility of guaranteeing its integrity, stability, safety till the patient utilize it। यानी जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, जो प्रोडक्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी बनाए रखे, मेंटेन करके रखे जब तक कि उसको पेशेंट यूज़ ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स, जैसे प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। जैसे बॉटल्स है ना, बॉटल में सिरप वगैरह होता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म अक्सर होते हैं, या तो ली 52 का देखो एक बॉटल होता है जिसमें कि आपके काफ़ी सारी दवाई रहती है। वाइल्स है ना, एम्प्यूल्स, ब्लिस्टर पैक इसी को कहते हैं। ये कुछ प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको थिंकिंग एबिलिटी पर हैं, है ना, सोचने के लिए कंसेप्ट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। रट्टू तोता एक अलग चीज़ होती है, एक होता है कंसेप्ट डेवलपमेंट। आपको कंसेप्ट डेवलप करना है दोस्त, है ना, चीज़ें सीखनी है। एंड जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे फर्स्ट एक बच्चा बोल रहा है सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बुक में कहाँ लिखा है। मेरे दोस्त, आपको जो मैंने पढ़ाया उस सेशन में आपने ज़रूर सीखा होगा कि जो फोटो सेंसिटिव ड्रग होते हैं या थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस होते हैं उनको कहाँ रखेंगे। इनके लिए थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी, दिमाग का पर्दा खोल के रखिए, है ना, तभी तो समझ में आएगा। चलो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में इक्का तुक्का मिल जाएंगे जो थिंकिंग एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, है ना, एप्लीकेबल चीज़ें, आपको सोचना होगा, समझना होगा, देन आप आंसर कर पाओगे। चलो अगेन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वल्केनाइजिंग एजेंट फॉर रबर। रबड़, याद कीजिए हमने बताया था कि सॉफ्ट रबर को हार्ड रबर में कन्वर्ट करने के लिए वल्केनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। उसमें क्या होता है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वल्केनाइजिंग एजेंट, इसमें से कौन सा वल्केनाइजिंग एजेंट है, बताओ। ZNO, सल्फर, CaCO3 या जिंक सल्फेट। आंसर क्या हो जाएगा, तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बी, सल्फर। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सल्फर। देखो भाई, कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे सल्फर क्या हुआ, कैसे हुआ वल्केनाइजिंग एजेंट। मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रॉपर, ध्यान रखना कि सॉफ्ट रबर को हार्ड रबर में तब्दील करते हो तो उसको गर्म करते हैं, है ना, और उसमें कार्बन ब्लैक डालते हैं। वार्म करते हुए साथ ही साथ उसमें सल्फर ऐड करते हैं जिससे कि वो क्या हो जाता है, हार्ड रबर में तब्दील हो जाता है, जिससे वो टायर ट्यूब वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। हाँ, तो सल्फर ऐड करने की वजह से ही वल्केनाइजेशन प्रोसेस होता है, इसलिए इसको वल्केनाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या हो जाएगा, सल्फर। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, वल्केनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस लिंकिंग द पॉलीमर चेन्स इन रबर टू इम्प्रूव इट्स इलास्टिसिटी। उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है, ड्यूरेबिलिटी एंड हीट रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। सल्फर इज कॉमनली यूज्ड एज द वल्केनाइजिंग एजेंट इन दिस
प्रोसेस, ठीक है, मजबूत बना देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है एन आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो भी आइडियल क्लोजर, क्लोजर का मतलब हुआ ढक्कन, यहां पर क्लोज करने वाला, बंद करने वाला ढक्कन, ठीक है, ढक्कन की मैं बात कर रहा हूं, जो भी दवा वगैरह को पैक करता है। तो अच्छा ढक्कन के लिए क्या यहां पर कह रहा है, आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड लग गया यानी कि नॉट लिख रहा है। क्या आइडियल क्लोजर के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट मतलब होता है, याद रख लेना, नॉट, क्या नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कीप प्रोडक्ट सेफ, तो जो भी आइडियल क्लोजर है, ढक्कन है, वो प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, यस श्योर रखेगा भाई, क्यों नहीं रखेगा, बहुत बढ़िया। अलाउज एंट्री ऑफ एयर, अलाउज एंट्री ऑफ एयर, क्या एयर को एंट्री करवाएगा, बताओ, क्या एयर को एंट्री करवाएगा, अलाउज एंट्री ऑफ एयर, यस हैं, बताओ भाई, ये करवाएगा, नो, करने ही नहीं देगा। हवा को क्या प्रवेश करने देगा, तो ये हो जाएगा नो, ये गलत है, ये गलत है। अगेन और पढ़ते हैं, प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में कोई भी पार्टिकुलेट मैटर यानी फॉरेन प्रोडक्ट, फॉरेन चीज़ें, बाहरी चीज़ें आ जाएगी नहीं, क्या कहते, ये भी सही है भाई, ये भी सही लिखा है। असिस्ट इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट को असिस्ट करेगा, है ना। तो आपका ओवरऑल आंसर देखो क्या चल जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है कौन सा नहीं होना चाहिए फीचर, तो अलाउज एंट्री ऑफ एयर, कोई भी ढक्कन ये अलाउ नहीं करेगा कि एयर एंटर करे उसमें, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या बोल रहा है, आइडियल क्लोजर में क्या नहीं होना चाहिए, तो प्रोडक्ट को सेफ रखना चाहिए। क्या हवा को प्रवेश होने देना चाहिए, नहीं, ये नहीं होने देना चाहिए। प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, यस, कोई भी पार्टिकुलेट मैटर यानी फॉरेन प्रोडक्ट, फॉरेन चीजें उसमें नहीं एंटर करे। असिस्ट इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 था थोड़ा थिंकिंग बेस्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 5, रबड़ इज, रबड़ जो होता है वो क्या है, मोनोटर्पीन है, डाइटर्पीन है, ट्राइटरटर्पीन है या पॉलीआइसोप्रीन है। तो मैंने बताया था नेचुरल रबड़ का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, बताओ, बताओ, इसका मोनोमर क्या होता है, मोनोमर मतलब इसका इकाई, मोनोमर क्या होता है रबड़ का, नेचुरल रबड़ का आइसोप्रीन होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आइसोप्रीन होता है, क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। तो इसको आप क्या कह देंगे, पॉली आइसोप्रीन, क्या कह देंगे, पॉली आइसोप्रीन। रबड़ क्या होता है, पॉली आइसोप्रीन होता है, क्योंकि मोनोमर मतलब इकाई, जब बहुत सारे आइसोप्रीन, बहुत सारे आइसोप्रीन आपस में जुड़ते हैं तब जाके एक पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन बनता है, उसी को पॉली आइसोप्रीन कहते हैं, जो कि रबड़ कहलाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। चलो, रबड़ इज स्पेसिफिकली, खास करके नेचुरल रबड़, प्रीमियरली मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन एक लॉन्ग चेन है, पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन यूनिट का, जो कि 5 कार्बन का मोनोमर होता है, विच इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़ का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सॉल्वेंट्स, इसमें से कौन सा ऐसा रबर है जो ऑयल और सॉल्वेंट के रेजिस्टेंट है, यानी उसमें ऑयल और सॉल्वेंट से बचाता है, एक तरीके से रेजिस्ट करता है। पॉलीआइसोप्रीन, या तो सिलिकॉन रबड़, या तो नाइट्राइल रबड़, या तो ब्यूटाइल रबड़। तो इसका आंसर याद रख लेना NBR, इसको NRB कहते हैं, नाइट्राइल रबड़ कहते हैं, नाइट्राइल रबर याद रख लेना। जो नाइट्राइल रबर होते हैं ये एक प्रकार का सिंथेटिक रबर होता है जो कि ऑयल और सॉल्वेंट से रेजिस्टेंट होता है, इसको याद कर लेना, नाइट्राइल रबर है। देखो यहाँ क्या बोल रहा हूँ NBR, नाइट्राइल रबर, ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग नाइट्राइल ब्यूटाडिन रबर भी कहते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होता है ऑयल से, फ्यूल्स से और वेरियस सॉल्वेंट से। दिस मेक इट एन आइडियल मटेरियल फॉर एप्लीकेशन इन एनवायरनमेंट वेयर ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंट इज क्रिटिकल, सच एज ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस वगैरह में, इंडस्ट्रियल सील्स में, जैकेट्स में एंड जैस्केट्स में, हॉसेज में, इस समय इस्तेमाल होता है। ओवरऑल कहने का मतलब एक ही याद रख लेना, नाइट्राइल रबर जो होता है वो ऑयल सॉल्वेंट वगैरह से रेजिस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट प्रेशर बट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और रीमोल्डेड वंस हार्डेंड। कह रहा है इसमें से विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट प्रेशर, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको बहुत हीट प्रेशर में बनाया जाता है, लेकिन बट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और रीमोल्डेड, उसको वापस से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है और कहीं ना कहीं रीमोल्ड नहीं कहता है, बार बार नहीं पिघलाया जा सकता है जब एक बार हार्ड हो जाए। बताओ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक सीमेंट, फ्लेक्सिबल मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक।
हमने बताया था प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं। क्या? दो टाइप। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेसिक डिफरेंस बताया था कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसको हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं, यानी वापस से पिघला के वापस से नया सेव कर सकते हैं, यानी रिसाइकिल भी कर सकते हैं। इसको रिसाइकिल करके आप कह सकते हैं ये एक्सपेंसिव होगा क्योंकि अच्छा चीज़ होता है, इसको 100 टाइम से भी ज़्यादा रिसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ कह रहा है कैन नॉट बी रीमोल्डेड, रीमोल्ड नहीं किया जा सकता है, वो क्या था? थर्मोसेटिंग। मैंने क्या बोला था? थर्मोप्लास्टिक अच्छा होता है लेकिन उसमें अगर सेटिंग कर देंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसे ही इसका ट्रिक था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने भी बखूबी जवाब दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। न्यूट्रल ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर, है ना? अच्छा, इसका एग्जाम्पल पहले एक चीज बता दो, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल मेरे को बताओ। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल सवाल आते हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल में मेरे को बताओ क्या हो जाएगा? सबसे पहले पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर क्या हो जाएगा? पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, सब लोग याद कर लो। पॉलीप्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन, ठीक है। जबकि यहाँ क्या हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में? यूरेथेन, है ना, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इस तरीके की चीज़ें क्या थी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आती थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत बढ़िया। न्यूट्रल ग्लास, बताइए। न्यूट्रल ग्लास, है ना, न्यूट्रल ग्लास इज एन एग्जाम्पल फॉर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, नन ऑफ दिस। न्यूट्रल ग्लास इज एन एग्जाम्पल फॉर न्यूट्रल ग्लास किस चीज का एग्जाम्पल है? तो मतलब न्यूट्रल ग्लास किसको कह दोगे? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या नन ऑफ दिस? तो हमने बताया था ग्लास के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। उसमें सबसे पहला सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट और इनर्ट होता है, किसी से रिएक्शन वगैरह नहीं करता है, एंड सबसे महंगा सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है बोरोसिलिकेट। दूसरा होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, तीसरा होता है सोडा लाइम ग्लास, चौथा होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो जो टाइप 1 ग्लास है वो क्या है? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सबसे न्यूट्रल होता है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। जितने भी लैब इक्विपमेंट्स वगैरह आपने देखा होगा, जो बीकर वगैरह होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर होता है, वो सब किससे बना होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास से बना होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, इनर्ट होता है, यानी किसी से रिएक्शन वगैरह नहीं करता, इसलिए उसको न्यूट्रल कहा जाता है। एंड जो भी आपके इंजेक्शन के लिए जो एम्प्यूल वगैरह होते हैं, एम्प्यूल्स होते हैं, वायल्स होते हैं, ये सब क्या चीज़ से बना होता है? तो ये सब आपके बोरोसिलिकेट ग्लास से ही जनरली बने होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो टाइप 2 ग्लास इज इसमें से टाइप 2 ग्लास कौन सा है? बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, या ऑल ऑफ दिस? हमने बताया था टाइप 4 प्रकार के ग्लास होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। एक टेबल बताया था, उस टेबल को याद रख लेना, ये वाला टेबल। तो इसमें ट्रिक क्या था नाम याद रखने का? टाइप 1 सबसे पहली वाली जब आपकी होती है वो बोरिंग होती है। अरे पहली वाली क्या होती है? बोरिंग होती है, यानी बोरोसिलिकेट। दूसरी वाली जब आती है तो बहुत टटर 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 करती है ना, है ना? क्या था ना, मेरी वाली मेरी क्या था, मेरी वाली डिंग डिंग डंग करती है, नहीं, मेरी वाली टटर 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 करती है। लेकिन कौन सी? दूसरी वाली। तो दूसरी वाली टटर करती है, यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड वर्ड लग जाएगा। तीसरी वाली जब आएगी ना तो बाबू सब टटरी खत्म कर देगी, सब टटरी खत्म, यानी टटरी खत्म हुआ, यानी ट्रीटेड खत्म हुआ, तो जो बच गया सोडा लाइम ग्लास वो हो गया। टाइप 4 तो आपका दोस्त जनरल पर्पस के लिए हो जाता है, जो आपकी आएगी वो परमानेंट जनरली हो जाएगी, एकदम जनरल हो जाएगी। इसी को एनपी भी कहते हैं, नॉन पेरेंटल। इसमें नॉन पेरेंटल चीज़ें रखी जाती है, पेरेंटल नहीं रखा जाता है। तो अब देखो सवाल यहाँ ये है, ये सवाल ये है टाइप 2 कौन सा हो जाएगा? तो पहली वाली तो बोरिंग है, तो बोरोसिलिकेट तो टाइप 1 हो जाएगा। दूसरी वाली टर्टर करती थी, तो देखो ट्रीटेड वर्ड है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बोलो या सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास बोलो, बात बराबर है। तो ये टाइप 2 है। जबकि सब टटरी खत्म कौन कर देगी? तीसरी वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा टाइप 2 में? सी। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं सी। याद कर लेना, काफ़ी बार यहाँ से सवाल बने हुए हैं, ठीक है। चलो अगेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फोटोसेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स? बताइए भैया, इसमें से कौन सा पैकेजिंग मटेरियल है जो कि
फोटोसेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है? बताइए। ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर, फोटोसेंसिटिव मतलब जो लाइट सेंसिटिव ड्रग होते हैं, लाइट पड़ने पर, डायरेक्टली लाइट पड़ने पर खराब हो सकता है। बताओ। ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर, नो, ट्रांसपेरेंट में डायरेक्टली लाइट पड़ेगा, उसमें क्यों स्टोर करेंगे? एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर, यस, एम्बर कलर यानी वही ब्राउन कलर वाला ग्लास कंटेनर जो ब्राउन कलर का होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स, है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो कह रहा ना, फोटो सेंसिटिव ड्रग कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर, ओनली एम्बर कलर्ड ग्लास कैन प्रोटेक्ट फोटोसेंसिटिव ड्रग्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर मेजर डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स? इसमें से कौन से मेजर डिसएडवांटेजेज हैं जो कि ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, खास करके ग्लास का डिसएडवांटेज यानी जो शीशा होता है ना, कांच, उसका सबसे पहले मेजर क्या है? फ्रैगिलिटी यानी कि थोड़ा भंगुर होता है, इजिली ब्रोकन, यस हो सकता है। वेट ऑफ देयर फॉर स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर इज, है ना, ट्रांसपेरेंट या कैन बी इजिली लेबल्ड। तो डिसएडवांटेज है ना, पहला ऑप्शन तो मेरे ख्याल से फ्रैगिलिटी दिख रहा है, फ्रैगिलिटी मतलब है कि थोड़ा फ्रेगाइल होता है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो मेरे ख्याल से यही है। वेट ऑफ देयर फॉर स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर इज, थोड़ा सा ये ऑप्शन मेरे को उटपटांग लग रहा है। वेट ऑफ देयर मेरे ख्याल से यहाँ पे वेट ऑफ देयर होगा, सिर्फ यहाँ पे रखने दो, वेट ऑफ देयर इतना ही ऑप्शन होगा, यानी क्या, उसका वजन। मेजर डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि उसका वजन ज़्यादा होता है, ट्रांसपेरेंट भी, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है फ्रेगिलिटी। मेजर डिसएडवांटेज है फ्रेगिलिटी, ग्लास इज फ्रेगाइल क्योंकि वो इजिली ब्रोकन होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अल्कैलिनिटी ऑफ। मैंने बताया था 4 प्रकार के ग्लास होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, एंड सभी के लिए आपका क्या किया जाता है? बताइए। सभी के लिए आपका किया जाता है टेस्ट, है ना। तो जो ज़्यादा टर्टर करता है उस पर कौन सा अटैक करेंगे? वाटर अटैक। देखो भाई 4 प्रकार के ग्लास होते हैं, टेस्ट याद रखने का कुछ भी नहीं है, आसान से याद रख लेना। टाइप 1, देखो टाइप 1, इधर हो जाएगा टाइप 2, फिर हो जाएगा टाइप 3, ठीक है, टाइप 3, फिर टाइप 4, ठीक है। आप याद रख लेना, टाइप 1 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट करते हैं, पीजी में लिख दे रहा हूँ। टाइप 2 के लिए वाटर अटैक टेस्ट करते हैं, इसके लिए भी पाउडर ग्लास टेस्ट करते हैं, इसके लिए भी पाउडर ग्लास टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे याद रखेंगे, इसी चार्ट में ये भी लिखा हुआ था, देखो लिखा है ना, अल्कैलिनिटी चेक होता है, इसका एक तरीके से टेस्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट लिखा है ना, देखो तो सबका पाउडर ग्लास टेस्ट है, सब में पाउडर ग्लास टेस्ट है, बस एक है वाटर अटैक टेस्ट, एक है टाइप 2। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? टाइप 2 में ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, इस पे जो ज़्यादा टर्टर करेगी, अरे भाई टर्टर कौन करती थी? दूसरी नंबर वाली ट्रीटेड, है ना। तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास पर वाटर अटैक कर देंगे, जो ज़्यादा टर्टर करती थी उस पर अटैक कर देंगे। टर्टर कौन करती थी? दूसरी नंबर वाली। तो टाइप 2 के लिए क्या होता है? वाटर अटैक टेस्ट होता है, वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2 ग्लास के लिए होता है, टाइप 2 ग्लास के लिए वाटर अटैक टेस्ट होता है। ठीक है, चलो टाइप 2 ग्लास देखो, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, इसके लिए वाटर अटैक टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एरोसोल कंटेनर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मेटल? जो एरोसोल कंटेनर होते हैं, एरोसोल इसको कहते हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह होता है ना, इस तरीके के स्प्रे वगैरह होते हैं, तो उसमें जो मेनली पैकेजिंग के लिए किस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? टीन प्लेट, एल्यूमिनियम, ब्रास, या तो ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, इसमें बेसिकली एल्यूमिनियम, इसमें बेसिकली किसका इस्तेमाल होता है? एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है ना। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एरोसोल कंटेनर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मेटल? तो एल्यूमिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइप 3 ग्लास इज कॉल्ड एज। टाइप 3 ग्लास किसको कहेंगे बताओ? तो टाइप 1 पहली वाली बोरिंग होती थी, बोरोसिलिकेट, तो यहां देखो बोरोसिलिकेट ऑप्शन में 1 लिख दो। टाइप 2 टटर करती थी, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ये दूसरा है। तीसरी वाली टटरी खत्म कर देती थी, तो बचता था सोडा लाइम ग्लास, तीसरा। एंड चौथा वाला टाइप एनपी, जिसको नॉन पेरेंटल कहते थे, ये चौथा वाला है। ठीक है, जनरल पर्पस हो जाता था। तो टाइप 3 क्या हो जाएगा? सोडा लाइम ग्लास, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा
डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बेमिसाल, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक, इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। तो मैंने बताया था प्लास्टिक के दो टाइप्स होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स में मैंने बोला था, दो चार एग्जांपल याद रख लेना, एक है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर आपको मैंने बताया था पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन है ना, और पॉलीप्रोपाइलिन, पॉली, बताओ मेरे साथ, प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। तो यहाँ पे बताओ, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीयूरेथेन नहीं होता है, वो थर्मोसेटिंग है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए, पीवीसी। पॉलीयूरेथेन दोस्त नहीं होता है, थर्मोसेटिंग होता है वो। ठीक है, चलो ये देखो थर्मोप्लास्टिक है, सॉफ्ट हो सकता है, कूल करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा, एंड ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ एक्सपेंसिव है। एग्जांपल पॉलीइथाइलिन, पीवीसी, पीवीसी एंड पॉलीप्रोपाइलिन। थर्मोसेटिंग में आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये सब चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट। नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए कौन सा ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। नॉन पेरेंटल यानी एनपी, बताओ। तो हमने बताया था 4 प्रकार के ग्लास होते हैं, चारों में से टाइप 4 को नॉन पेरेंटल ही कहा जाता है, यानी इंजेक्शन नहीं रखा जाता, ओरल वगैरह टॉपिकल प्रिपरेशन रखा जाता है। तो नॉन पेरेंटल, बहुत बढ़िया जवाब आप सभी लोग दे रहे हैं, टाइप 4 एनपी, नॉन पेरेंटल, ठीक है, बहुत बढ़िया, टाइप 4 एनपी। चलो क्वेश्चन नंबर है 17, एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर इज। सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल क्या है, नियोप्रीन, नाइट्राइल रबर, फ्लूरो, बताओ सिंथेटिक रबर। फ्लूरो क्या कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, फ्लूरो इलास्टोमर, या तो ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर क्या हो जाएगा, नियोप्रीन, नाइट्राइल रबर, या तो फ्लूरो इलास्टोमर, या तो ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मैंने बताया था कि नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन होता है। नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर जो होता है वो क्या होता है, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, जबकि यहाँ क्या लिखा है, नियोप्रीन। ठीक है, तो ये भी सिंथेटिक है, नाइट्राइल रबर भी सिंथेटिक है, फ्लूरो इलास्टोमर भी सिंथेटिक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, द पैकेज इज कंपोज्ड ऑफ अ बेस लेयर। ऐसी पैकेजिंग जिसमें एक बेस लेयर हो, हैविंग कैविटीज, छोटे छोटे कैविटीज हो, दैट होल्ड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रहता है, एंड लीड इज कॉल्ड। बताओ, तो एक ऐसी पैकेजिंग जिसमें एक बेस हो, देखो बेस है, उसमें छोटे छोटे कैविटीज बने होते हैं, है ना, कैविटीज मतलब एक जगह बना होता है, उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, वैसी पैकेजिंग को क्या कहते हैं, स्ट्राइप पैकेजिंग, चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेज, ब्लिस्टर पैक, या वेल क्लोज्ड पैकेज। तो उसको हम लोग ब्लिस्टर पैकेजिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लिस्टर पैकेजेज कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लिस्टर पैकेजेज, बहुत बढ़िया, आंसर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ स्मॉल वॉल्यूम और सिंगल डोज इंजेक्शन। बताओ भाई इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ स्मॉल वॉल्यूम और सिंगल डोज इंजेक्शन। सिंगल डोज इंजेक्शन किसमें, सिंगल डोज देख रहे हो, छोटा स्मॉल कह रहा है, किसमें से कौन सा पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें स्मॉल वॉल्यूम कम मात्रा में रहता है, और सिंगल डोज इंजेक्शन एक बार में दे देना है। बताओ, मेटल ट्यूब्स, प्लास्टिक कंटेनर, ग्लास एम्पूल, या प्लास्टिक सैचेट्स। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन के लिए वाइल्स तो ऑप्शन में दिया ही नहीं। बताओ, तो एक होता है एम्प्यूल, जो ये देख रहे हो आपको एम्पूल दिख रहा है, और ये सब वाइल्स हैं। तो जो वाइल्स होते हैं इसको मल्टी डोज कंटेनर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मल्टी डोज कंटेनर। जैसे 10 ml, 15 ml, 20 ml का होता है, इसमें 2-2 ml 5 बार निकालेंगे, रबर का क्लोजर लगा होता है। जबकि एम्प्यूल्स जो होते हैं वो सिंगल, एक बार में शीशा तोड़ो और इंजेक्ट करो, 2 ml, 3 ml, ज़्यादा ज़्यादा 5 ml तक होता है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लास एम्प्यूल्स, जो कि सिंगल डोज कंटेनर होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल। इसमें से थर्मोसेटिंग कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल कौन सा है, थर्मोसेटिंग देखना। तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल हमने क्या क्या बताया था, बताओ। थर्मोप्लास्टिक हमने कितनी बार बताया, पीवीसी, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, थर्मोसेटिंग पूछ रहा है, तो पीवीसी तो थर्मोप्लास्टिक था, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन भी थर्मोप्लास्टिक है, यूरेथेन्स क्या हो जाएगा आंसर। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो यूरेथेन्स होते हैं, यूरेथेन्स खास करके ध्यान रखना। पॉलीयूरेथेन वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है।
नेक्स्ट है डिस्पोजेबल सिरिंज आर मेड अप ऑफ, यानी जो ये सिरिंज वगैरह होता है, डिस्पोजेबल मतलब होता है एक बार यूज़ किए फिर नहीं करना है। डिस्पोजेबल सिरिंज जो होते हैं, इसको सिरिंज कहते हैं, वो किससे बना होता है? पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास, पॉलीटेट्राक्लोरोइथाइलिन या नॉन ऑफ दिस। तो डिस्पोजेबल सिरिंज आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन। किससे बने होते हैं? पॉलीप्रोपाइलिन से बने होते हैं। किससे बना होता है? पॉलीप्रोपाइलिन से बना होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी पैकेजिंग, इसमें से कौन सा टर्सरी पैकेजिंग है? बताइए। कार्डबोर्ड, कंटेनर्स, एज प्रोटेक्टर, कैरेट्स या ऑल ऑफ दिस। इसमें से कौन सा टर्सरी पैकेजिंग है? प्राइमरी भी नहीं, सेकेंडरी भी नहीं, टर्सरी। तो कार्डबोर्ड वगैरह इसमें आ सकता है, एज प्रोटेक्टर यानी कॉर्नर में लगाया जाता है ये भी आ सकता है, कैरेट वगैरह भी आ सकता है, तो ऑल ऑफ दीज सब मार दो, डी। ये सब टर्सरी पैकेजिंग है क्योंकि ये सब में कोई भी प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। क्वेश्चन है 23 नंबर, कोलेप्सिबल ट्यूब्स आर यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर। कोलेप्सिबल ट्यूब मतलब ऐसा ट्यूब जो कि नहीं होता है, क्रीम वगैरह ऑइंटमेंट वगैरह के लिए होता है यूज, ऑइंटमेंट के लिए, तो उसको कहते हैं ट्यूब होता है कोलेप्सिबल, कोलेप्स उसको चीप के निकाला जाता है। तो आई ड्रॉप्स तो नहीं होगा भाई, आई ड्रॉप्स में कोलेप्सिबल ट्यूब नहीं होता। कैप्सूल के लिए ट्यूब में नहीं, ऑइंटमेंट के लिए, वेरी गुड, ऑइंटमेंट के लिए पाया जाता है, ठीक है। हाँ चलो, ग्लास कंटेनर्स आर मेड ऑफ, ग्लास कंटेनर बने होते हैं, बताओ किस चीज के? सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। ग्लास कंटेनर्स आर मेड ऑफ, किससे बने होते हैं? सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। तो जो भी ग्लास कंटेनर्स हैं, जो भी ग्लास होते हैं, उसके प्रिपरेशन में आपने पढ़ा था सिलिका भी होता है, सोडियम ऑक्साइड भी होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, है ना, यहाँ पे डी हो जाएगा। देखो इसमें एक्चुअली थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं, इसके प्रिपरेशन में सैंड भी यूज़ होता है, सोडा एस भी यूज होता है, लाइमस्टोन, क्यूलेट, सिलिका वगैरह भी यूज़ होते हैं। कुछ सिलिकॉन देखो एस आई है ना, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच टाइप ऑफ कंटेनर यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स, इंजेक्टेबल मतलब क्या हुआ? जो इंजेक्शंस होते हैं उसके लिए कौन सा यूज होगा बताओ? ड्रॉपिंग बॉटल्स, ड्रॉपिंग बॉटल यानी ड्रॉप, ड्रॉप तो क्या ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप्स के लिए, है ना, ईयर प्रोडक्ट, ईयर प्रोडक्ट और आई प्रोडक्ट के लिए खास करके इस्तेमाल होता है, आंख और कान में डालने वाले ड्रॉप वगैरह। जबकि कोलेप्सिबल ट्यूब्स जो पीछ के निकाला जाता है दवाई, है ना, तो वो तो क्रीम और पेस्ट ऑइंटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि आप लोग टेस्ट पेस्ट वगैरह यूज़ करते होंगे। इंजेक्टेबल्स के लिए वाइल्स एंड एम्प्यूल्स, है ना, वाइल्स और एम्प्यूल्स इस्तेमाल होता है, ठीक है, वाइल्स और एम्प्यूल्स होता है, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड। अगेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट कैरेक्टराइजेज थर्मोप्लास्टिक, इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? जवाब दीजिए, इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक्स कौन सा है? गेट सॉफ्टेन, इसमें कौन सा ऐसा एक थर्मोप्लास्टिक का फीचर है? तो थर्मोप्लास्टिक मैंने बोला था अच्छा वाला होता है, महंगा होता है, इसको रिमोल्ड किया जा सकता है, यानी पिघलाया जा सकता है, रिसाइकल भी किया जा सकता है। जबकि थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक में ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा, अगर सेटिंग कर देंगे तो वो खराब हो जाएगा, उसको वापस से रिमोल्ड रिसाइकिल नहीं किया जाता। ऐसे ही करके एक ट्रिक बताया था। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होगा? गेट सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, हीट करने पर सॉफ्ट तो कर सकते हैं। गेट कैन बी मोल्डेड, यस उसको मोल्ड भी कर सकते हैं। कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय रिपीटेड हीटिंग, हाँ ये भी अच्छा है, कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय रिपीटेड हीटिंग, कितनी भी बार हीटिंग कर देंगे वो डिग्रेड नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों आंसर है। सारे बच्चे भी आंसर करें, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट पैकेजिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग फोटोसेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सॉरी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कौन सा ऐसा है जो कि फोटोसेंसिटिव के लिए अच्छा होता है? तो एम्बर कलर ग्लास कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंटेनर्स स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स। अच्छा, इंजेक्टेबल्स के यूज करने के लिए किस प्रकार के ग्लास का इस्तेमाल होता है बताओ? तो इंजेक्टेबल्स जब भी रखे जाते हैं अच्छे क्लास के, अच्छा कैटेगरी का ग्लास होता है, टाइप 1 या तो ज़्यादा टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 2 ग्लास न्यूट्रल या तो टाइप 1 एंड टाइप 2, तो टाइप 1 टाइप 2 मार दो, आंसर डी। टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास ही इस्तेमाल होते हैं इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, इसमें से प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल्स कौन से हैं बताओ? प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? कंटेनर्स, बॉक्सेस, एम्प्यूल्स, नन ऑफ दीज। तो प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें क्या?
तो मेरे ख्याल से यहाँ एम्पुल्स हो जाएगा। प्राइमरी पैकेजिंग ऐसा जो कि प्रोडक्ट के डायरेक्टली कंट्रोल में है ना, तो खास करके एम्पुल जो है यहाँ पर वो डायरेक्टली इंजेक्शन उसमें रहता है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो प्राइमरी पैकेजिंग में मैंने बताया था बॉटल वायल्स, एम्पुल्स, ब्लिस्टर पैक वगैरह होते हैं। 30 नंबर है, नेम द ग्लास विच इज हीट रेजिस्टेंस, इसमें से कौन सा हीट रेजिस्टेंट होता है? तो नंबर 1 टाइप 1 जो होता है ना बोरोसिलिकेट ग्लास, वो हीट रेजिस्टेंट होता है। हीट रेजिस्टेंट होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो तो 30 MCQs कर लिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQ आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं। अब कुछ 1 नंबर वाले 1 लाइन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे डिफाइन पैकेजिंग क्या है। तो ये सब मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में पढ़ा है, यहाँ पर बस क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हाँ भाई इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। पैकेजिंग वगैरह क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें टाइप्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिफाइन बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है, राइट टू डिमेरिट ऑफ प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, अगर प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज होता है तो उसके क्या क्या डिमेरिट मतलब डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, इसको अच्छे से पढ़ना। देखो, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैकेजिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, क्यों करते हैं पैकेजिंग, क्या है पैकेजिंग और क्यों कहते हैं, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है पैकेजिंग करने के लिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के अलग अलग टाइप्स, खास करके थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक को एक्सप्लेन करना है प्रॉपर चार्ट वगैरह बना करके अच्छे से। डिफाइन ग्लास, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, ग्लास कितने टाइप्स के होते हैं, ग्लास क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं एक्सप्लेन करो। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इसको बताया गया है। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में आया हुआ है, जैसे एक्सप्लेन प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, सिर्फ ऐसे बोले प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल को एक्सप्लेन करो। प्लास्टिक क्या होता है, इसके टाइप्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक एंड उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख करके, यूजेस लिख करके आ जाना, हो जाएगा काम। फिर क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्लास एंड मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल्स, ग्लास का भी यूज होता है, मेटल का भी यूज होता है, दोनों को एक्सप्लेन करना है, दोनों का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का एक्सरसाइज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। कितने बच्चों ने 30 MCQ में से कितने क्वेश्चन सही किए, उसका मुझे जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एंड जो बच्चे हमारे साथ ऐप पर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एंड जो लोग आपके दोस्त साथी संगति नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी गाइड करिए, सजेस्ट करिए हमारा एप्लीकेशन उदित फार्मेसी ऐप, जहाँ पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर न्यू बैच अभी चल रहा है, जहाँ डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। एंड जो भी आप क्वेश्चंस करे होंगे, कुछ सही हुआ होगा तो कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन आपने सीखा जरूर होगा। ठीक है, बस अभी क्वेश्चन गलत करें बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी गलत करेंगे तभी एग्जाम में सही होगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।